शुरू। देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चंद्रयान 1, एक बार ऑर्डर में बात कर लेते हैं। पहला था चंद्रयान 1 डन, दूसरा था मंगलयान 1 डन, तीसरा था एसोसैट डन। अब हम लोग आते हैं अगला मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 2। चलो भाई, अगली हेडिंग हम लोग करने वाले हैं चंद्रयान 2 और जरा समझना इसको, ठीक है। चंद्रयान 2, देखो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या है, यहां पर सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या है, सारी चीजें दिख जाएंगे। सी हियर, ऐसा है चंद्रयान 2 भेजा जाता है कब, 22 जुलाई 2019, ठीक है। ये भेजा जाता है 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। ये 22 जुलाई 2019 को भेजा जाता है। पहली बात, कहां से भेजते हैं बच्चों, सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजते हैं इसको। कहां से भेजते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको बोलते भेजते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। किससे भेजते हैं, आई थिंक एवरीबॉडी नो, GSLV MK3 और इसका नाम है बच्चों M1। पिछले लेक्चर में मैंने GSLV की पूरी लिस्ट खोली थी, याद है। पिछले लेक्चर में पूरी GSLV की लिस्ट खोली थी, ठीक है। ये हो गया। और सुनो, GSLV MK3 M1 ये हो गया इसके लॉन्च व्हीकल का नाम। अब सुनो बच्चों, चंद्रयान 2 जो था इसका टोटल जो लॉन्च मास था वो कितना था, कल मैंने बोला था इसका जो लॉन्च मास था वो 3877 kg था। यू रिमेंबर, चंद्रयान 2 का जो लॉन्च मास था वो 3877 था, ठीक है। 3877 kg। चंद्रयान 2 जो था ये बता दूं, ये पूरी तरह से इंडिजीनस था, है ना। इसमें हमने किसी भी कंट्री की कोई भी हेल्प नहीं ली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भले लिया लेकिन डायरेक्ट किसी भी कंट्री का कोई हेल्प नहीं लिया है हमने चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 में एक चीज और बता दूं, इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। चंद्रयान 2 है टोटल 3 कंपोनेंट जो न्यूज में रहे हैं। चंद्रयान 2 है टोटल 3 कंपोनेंट्स जो न्यूज में रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सुनो बच्चों। एक तो इस कंपोनेंट में है, गॉट इट, इसमें कुल 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कुल 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं चंद्रयान 2 में कंपोनेंट, पहला, ठीक है, पहला जिसको ऑर्बिटर हम कहते हैं। याद है पिछली बार भी चंद्रयान 1 में हम लोगों ने ऑर्बिटर ही भेजा था, लेकिन वो ऑर्बिटर का लाइफ स्पैन था 2 साल, पर उसने काम किया कितने दिन, सिर्फ 312 दिन ही। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ 312 दिन उसने काम किया, ठीक है। तो इस बार एटलीस्ट हम इसका लाइफ स्पैन पूरा कर लें। एक तो ऑर्बिटर है, दूसरा है लैंडर और तीसरा है बच्चों क्या, तीसरा है रोवर। देखो गया ऑर्बिटर, एक हो गया लैंडर और एक हो गया रोवर। जरा समझना, जो ऑर्बिटर है, ठीक है, इसको ऑर्बिट में लगाना है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, इस पूरे के पूरे चंद्रयान 2 में टोटल नंबर ऑफ जो पेलोड्स हैं, पेलोड्स आप लोग जानते हो, वही सेंसर, कैमरा, एंटीना। चंद्रयान 1 में कितना था, 11। चंद्रयान 2 में हमने रखा है टोटल 13, ठीक है, 13। और इसी पेलोड्स में से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखो अच्छा एक चीज तो पता होगा, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, ओके, और रोवर का नाम प्रज्ञान। और ये लैंडर का और रोवर का जो रोवर और विक्रम और प्रज्ञान रखा गया, ये चीजें हमने चंद्रयान 3 में भी यूज की हैं। क्योंकि चंद्रयान 2 में ये वाला पार्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एवरीबॉडी नो। क्योंकि अब हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जो सफल नहीं हुआ था यही नाम हमने चंद्रयान 3 में भी विक्रम और प्रज्ञान ही बोला है, ठीक है। और सुनो, ऑर्बिटर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पेलोड्स हैं, ऑर्बिटर में टोटल नंबर ऑफ जो पेलोड्स हैं, गॉट इट, टोटल नंबर ऑफ पेलोड जो है वो 8 हैं। लैंडर में जो टोटल नंबर ऑफ पेलोड्स है ना, टोटल नंबर ऑफ पेलोड्स है वो 3 है। और रोवर में जो टोटल नंबर ऑफ पेलोड्स है ना, वो 2 है, गॉट इट। तो पेलोड्स 8 है, 3 है और 2 है, गॉट इट। तो यहाँ जो पेलोड्स हमने लिखा है, चंद्रयान में ऑर्बिटर में 8 है, लैंडर में 3 है और यहाँ पर बच्चा 2 है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 13 पेलोड हो गया, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पे असल में होता क्या है, ऑर्बिटर को जो लगाना था वो ये था कि भैया इस बार फिर हम 100 किलोमीटर की हाइट पे लगाएंगे मून के सरफेस से,
कितने हाइट पे लगाएंगे? 100 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस। तो मून की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर हम इसे लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये था कि भाई इस बार का जो लाइफ स्पैन होगा वो 3 साल का रखेंगे। आपको पता ना पिछली बार 2 साल का था और हम पूरा नहीं कर पाए, तो इस बार हमने कोशिश किया भाई पूरा इस बार वाला तो कर लें। इस बार हमने 3 साल का लगाया और पता है दोस्त ये 3 साल पूरा हो चुका है। अब देखो हम लोग किस साल बैठे हैं। अब तुम 24-25 में बोलोगे तो 3 साल नहीं पूरा हो गया है? हो गया है। यानी कह सकता हूं कि ऑर्बिटर पूरी तरह से सफल रहा है ना। ऑर्बिटर जो है पूरी तरह से सफल रहा है, इट इज द सक्सेसफुल। करना क्या था? करना यह था कि ऑर्बिटर को उसके ऑर्बिट में ले जाके लगा देना था, ठीक है। और ऑर्बिटर को नहीं लगाना था, ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर तीनों को। जैसे मान लो बच्चा ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल है, ये अपने साथ क्या लेकर गया? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों लेकर गया। तीनों को ले जाकर ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में लगा दिया। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों को लगा दिया। ऑर्बिटर वहीं रहेगा और लैंडर जो होगा, ये मान लो लैंडर है, ये रोवर को लेके वहां से अलग होगा और मून के सरफेस पे उतरेगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं, मून के सरफेस पे उतरते समय मून की ग्रेविटी बढ़ने लगती है। जैसे आप पृथ्वी के सरफेस से करीब आते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी बढ़ने लगती है। अब पृथ्वी से दूर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होने लगती है। तो जैसे आप पृथ्वी के करीब आते हैं वैसे ही पृथ्वी और तेजी से घूमती है। सिमिलर ऐसा ही मून के साथ होगा, जैसे हम मून के करीब आते हैं और ग्रेविटी बढ़ने लगी। लेकिन जो हमने कैमरे लगाए थे कहां? चंद्रयान 2 में, उन कैमरेज के बेसिस पर हम लोग उस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाए ढंग से और बहुत स्पीड के साथ हमने उतार दिया गलती से। हमें लगा भी मून का सरफेस थोड़ा ज्यादा दूर है। समझ में आ रही बात का नहीं? और ग्रेविटी भी थी और उसमें हम लोगों ने कुल 5 थ्रस्टर्स लगाए थे। अब सर ये थ्रस्टर्स क्या होते हैं? थ्रस्टर्स वो होते हैं बच्चा जो उतरते समय स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा लैंडर है, उसके सरफेस पे रोवर लगा हुआ है, तो 4 कॉर्नर में था और एक सेंटर में था, ठीक है ना। 4 कॉर्नर में थ्रस्टर लगा था और एक सेंटर में लगा था और पांचों थ्रस्टर की मदद से हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन हम कर नहीं पाए। हमारा ऑर्बिटर जो ये लैंडर था ये रह गया और लैंडर के साथ जो रोवर लगा था वो भी रह गया। बात समझ में आ रही है? लैंडर रह गया और लैंडर के साथ रोवर रह गया, तो ये वाला जो पार्ट था वो हमारा चंद्रयान 2 में रह गया, नहीं हो पाया। प्लानिंग ये थी कि लैंडर से उतारेंगे, उतारने के बाद लैंडर जब सतह पर उतरेगा तो रोवर भी होगा और रोवर जो है वो पहिया उसमें लगा था। रोवर हमेशा देखोगे, इवन चंद्रयान 3 में भी आपने देखा, अभी तो मैं चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूं, इसमें व्हील्ड रोवर था। व्हील्ड रोवर का मतलब होता है ऐसा रोवर जिसमें पहिया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पहिया लगा हुआ, व्हील्ड रोवर है। और पहिया लगा हुआ रोवर है तो क्या करेगा? ये सरफेस पर वॉक करेगा। आप खुद समझ सकते हैं, अगर पहिया लगा है बच्चा तो क्या होगा? वॉक करेगा। और ये जो रोवर है ना वो एक तरह के रोबोट बोले जाते हैं। ये अंतरिक्ष में प्रयोग में लाए जाने वाले रोबोट कहे जाते हैं। रोवर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर व्हाट काइंड ऑफ रोबोट्स, जो हम अंतरिक्ष में इस तरह के अनुसंधान रिसर्च करने के लिए यूज में लाते हैं। और ये रोबोट जो करना क्या था? करना ये था कि भाई देखो ये जब उतरेगा, ये जब लैंडर उतरेगा तो रोवर ही पहुंचेगा। रोवर थोड़ी देर के बाद उससे अलग होगा और रोवर थोड़ी देर अलग होने के बाद उसकी सरफेस पे चलेगा और जब उसके सरफेस पे चलेगा तो वहां का क्या करेगा? सॉइल सैंपल लेगा और सॉइल सैंपल लेके वहां की केमिकल टेस्टिंग करेगा और केमिकल टेस्टिंग करने के बाद सॉइल सैंपल से वहां पर पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करेगा। इसको हम लोग कहते हैं बायो सिग्नेचर। बायो सिग्नेचर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अगले आने वाले सालों में किसी साल मिलेगा जरूर। जैसे केसलर सिंड्रोम मिलेगा आपको स्पेस डेब्री जंग से जुड़ा हुआ, वैसे ही आपके पेपर में बायो सिग्नेचर भी आगे आने वाले सालों में पूछा जरूर जाएगा। अब बायो सिग्नेचर क्या होता है? एक लाइन में सुनो। बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिग्नेचर किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो सिग्नेचर किया जाएगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मून के सरफेस पर जानने की स्टडी की जाएगी कि मून के सरफेस पे कोई जीव है, कोई सजीव है या नहीं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो यहां पे करना था। अब आप पूछोगे सर मून के सॉइल सैंपल से वहां की लाइफ की स्टडी कैसे होगी? वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बायो सिग्नेचर में करना क्या था? जो सॉइल सैंपल था, मून के सॉइल सैंपल को ये लेता और सॉइल सैंपल की केमिकल एनालिसिस करता और जो रासायनिक परीक्षण होता, केमिकल एनालिसिस करने के बाद, रासायनिक परीक्षण करने के बाद वहां पर पहले कोई लाइफ थी पास्ट लाइफ या अभी कोई लाइफ है प्रेजेंट लाइफ, है ना। पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करता। यही है क्या? बायो सिग्नेचर, जैव हस्ताक्षर। याद रखना, वैसे बायो सिग्नेचर शब्द जियोलॉजी में आता है। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। जब हम किसी रॉक्स वगैरह पे, किसी प्लैनेट पे जाते हैं तो वहां पर इसी केमिकल टेस्टिंग की मदद से हम लोग वहां पर किसी पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं। और पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ को चलने के लिए आप सबको पता होगा हम लोगों ने चंद्रयान 2 में कहां का टारगेट बनाया था भैया? साउथ पोल पर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
साउथ पोल पर उतरने की तैयारी की थी और यही तैयारी हमारी धरी की धरी रह गई, जिसको हम लोगों ने आगे चलकर चंद्रयान 3 में पूरा किया। ये बताओ, मैंने सारी चीजें समझा दी आपको, एक एक चीज इस बोर्ड पे क्लियर है या नहीं है? फिर मैं कह रहा हूं, बायो सिग्नेचर आई एम एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जामिनेशन आना चाहिए, और किसी तरह से वो कोई स्टेटमेंट लिखेगा ABCD करके, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना, बायो सिग्नेचर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्टिंग ऑफ सॉइल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैसे हम मृदा का टेस्ट कर परीक्षण कर ये बता सकते हैं वहां पर पहले कोई लाइफ था या नहीं है, या अभी कोई लाइफ है? बहुत ही सिंपल है। जैसे ये बताओ, पृथ्वी पर जीवन है? जल्दी बताओ, पृथ्वी पर जीवन है? ये पृथ्वी पर अगर जीवन है तो हम लोग या पौधे मरने के बाद क्या होते हैं सर? डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद हमारे प्रोटीन, हमारे फैट, हमारे कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुल 25 एलिमेंट होते हैं जो ह्यूमन को चाहिए, और कुल 16 तत्व होते हैं केमिस्ट्री के 118 120 बजे जो पौधों को चाहिए। ये बताओ, जब हम लोग मरेंगे, हम पौधे सब, तो डिकम्पोज होकर क्या बनेगा? ये बेसिक एलिमेंट मिट्टी में पड़े होंगे। अगर ये बेसिक एलिमेंट हमको चंद्रमा पर मिल जाए तो सीधा कह सकते हैं भैया इसका मतलब पहले कोई लाइफ होगी, हो सकता अभी कोई लाइफ हो, नहीं तो उसका बेसिक एलिमेंट क्यों वहां पे मिल रहा है? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, कुछ इस तरीके से समझो, मून के सरफेस पर यहां पर पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को जानने की कोशिश की जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर? यस, ये है पूरी की पूरी कहानी बायो सिग्नेचर की। अब मेरे ख्याल से यहां पे कोई दिक्कत नहीं। और एक मिनट, कोई भी चंद्रयान 2 को अगर फेल बोला, गला घोट दूंगा, बता रहा हूं। ठीक है, ये सब देखो सफल हुआ है। किसी को डाउट है? ये वाला पार्ट रह गया, ये तो हुआ, ये तो हमारा चंद्रयान 1 में रह गया था ना। जानते हो, जब भी हम कोई मिशन भेजते हैं तो बाद में अंत में कुछ छोड़ देते हैं रिसर्च जो आगे किया जाएगा, और वहां पे कुछ प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट आजमा लिया जाता है। जैसे मैं कुछ कहानी बताना चाहता हूं। जब चंद्रयान, कल बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना? चंद्रयान 1 में क्या किया था? मून इंपैक्ट प्रोब को ट्रायल किया था, ताकि चंद्रयान 2 तक आते। मून इंपैक्ट प्रोब का ट्रायल इसीलिए किया गया था कि जब हम चंद्रयान 2 भेजेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें लैंडर को उतारा जाएगा। किस तरीके से, वो सारा अध्ययन हमने पीछे चंद्रयान 1 में मून इंपैक्ट प्रोब में किया था, जो एक पेलोड था, जो 11 पेलोड में से। ठीक है, ऐसा ही हम लोग अभी कुछ चंद्रयान 3 में भी करने वाले हैं, जो सुनकर आप लोग और एक्साइटमेंट लगेगा, और ये तैयारी होगी आगे भविष्य के मिशन के लिए जो अगली बार हम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों चंद्रयान 3, हेडिंग डालो। और चंद्रयान 3 में तो मैं एक एक चीज को इतना बढ़िया से लिखाने वाला हूं, इसमें खूब लिखिए चंद्रयान 3। चलो बच्चों, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में फैक्ट फिगर्स बहुत सारे हैं, और यहां तो मैं आपको यह बता देता हूं, यहां एक एक पेलोड के नाम भी लिखाऊंगा। ठीक है, एक एक पेलोड के, रंबा क्या है, चेस्टी क्या है, सब LS क्या है, एकदम बैठा बैठा के एक चीज, कुछ भी यहां नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सुनो, एक मिनट, चलो कुछ तो फैक्ट आप लोग खुद बताओ। चंद्रयान 3 किस दिन भेजा गया? हाँ चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं। फैक्ट लिखना शुरू करो, और जहां जहां समझाना वो समझाऊंगा। बड़ी तारीफ करने वाला हूं चंद्रयान 3 की। ठीक है, सुनो अभी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग जानते हुए नहीं है। ठीक है, चलो, इसका जो लॉन्च डेट है चंद्रयान 3 का, चंद्रयान 3 का जो लॉन्च डेट है वो है बच्चों 14 जुलाई। वो है 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। और इसको भेजा गया है GSLV MK3 M4 की मदद से, जिसको आप लोग एल्वियम, इसको आप लोग एल्वियम, है ना, इसको आप लोग एल्वियम 3 M4 के नाम से भी जानते हैं। याद है, एल्वियम 3 M1 की मदद से क्या किया था? चंद्रयान 2। ठीक है ना, और GSLV MK3 का दूसरा नाम क्या है? एल्वियम 3। कई बार बोला मैंने। ठीक है, अब सुनो, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये पहला लॉन्च डेट है। ठीक है, एंटर्ड इनटू लूनर ऑर्बिट। हाँ सर, समझ गए, एंटर इनटू लूनर ऑर्बिट। सर, कल आपने पिछले लेक्चर में 4 दिन बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने बोला मून की ऑर्बिट में वो 5 नवंबर 2008 को एंटर किया था चंद्रयान 1। तो भैया यहां पर ये लूनर ऑर्बिट में कब एंट्री करता है चंद्रयान 3? तो ये एंटर करता है लूनर ऑर्बिट में 5 अगस्त 2023 को।
5 अगस्त 2023 को। लॉन्च डेट हो गया 14 जुलाई 2023। गॉट इट। लॉन्च डेट हो गया आपका 14 जुलाई 2023। ठीक है। एंटर इनटू द ऑर्बिट पहुंच गया 5 अगस्त 2023। और लैंडिंग का तो सबको पता है। ठीक है। और लैंडिंग कब करता है? लैंडेड, है ना, लैंडेड, है ना। लैंडर सबको पता है, ये मून के लूनर साउथ पोल पे लैंडिंग करता है। कहां लैंडिंग करता है? मून के साउथ पोल पर। ठीक है। और सबको पता है ये लैंडिंग करता किस दिन? 23 अगस्त 2023। ठीक है ना, 2023 ये यहां पर कर। कितने बजे करता है? यहां पर थोड़ा सा चक्कर है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। जो इसरो लिख रहा है वो 6:03 लिख रहा है, लेकिन मैंने कई कई जगह 6:04 भी पढ़ा है। तो ये 3 और 4 मिनट के चक्कर में ऐसा मत सोचना कि बस यही क्वेश्चन होने वाला और आपका गलत होने वाला है। सबको पता होगा वो मोमेंट जब मोदी जी टीवी पर आते हैं, झंडा लेते हैं, यूं 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 यूं, है ना। लगता है कि मतलब एकदम मतलब स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं वो, है कि नहीं? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड मोमेंट, है ना। चलिएगा, हम आपको बताएं कि नोएडा वेडा में जहां हम रहते हैं वहां बच्चों की स्कूल की छुट्टी तक दी गई कि हमारे बच्चे लैंडर देखेंगे। हमको ये समझ में नहीं आया शाम को कौन सा बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन चलो एक सेलिब्रेशन था, अच्छी बात है। और बच्चों ने भी लैंडर देखा है। और मैं बताऊं, उस दिन मैं तो क्लास ले रहा था फिजिकल भोपाल में, और भोपाल में आराम से बच्चों ने भी मुझसे लैंडिंग दिखवाई है क्लास में। सुनो, इनडायरेक्टली मैं भी चाहता था बच्चे बोले सर खोल दो, अपने हम खोलते तो अजीब हो जाता। एक बार तो हम मना भी कितना ही खोलेंगे, फिर बच्चे बोले खोल दो, हम भी तो खोलना चाह रहे थे, किसी को बताया नहीं, है ना। चलो, सबने लैंडिंग देखा था? ओ पता है हमको, चलो, है ना। चलो, तो बच्चों ये हो गया लैंडिंग वाला डेट। सुन लो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सुनो 1 मिनट, ये 6-3 और 6-4 को लेके कुछ विवाद होगा तो इसमें निपटा लेना। ठीक है, दोनों ठीक है, एकदम 6-3 6-4। ठीक है, पर इसरो की साइट के ही डेटा है जो मैं अपडेटेड डेटा आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, ये 6:03। अच्छा एक बात बताओ, कुछ फैक्चुअल डेटा लिख लेते हैं पहले, रुक जाओ, है ना। याद रखना, यहाँ कुछ फैक्ट से ही हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, और ये फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सुनो, कुछ फैक्चुअल डेटा रैंकिंग के हिसाब से जरा देख लेते हैं। देखो, चंद्रमा पर ओवरऑल रिसर्च करने वाले हम कितने कंट्री हैं? इंडिया की पोजीशन चंद्रमा पर मून रिसर्च करने वाली की लिस्ट में कौन सी कंट्री है? 4 नहीं है गधों, 5 है। कल बताया था मैंने, पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था? यूएस, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन। 5वां कौन था? अजीब हालत है, आज की ये हालत है, एक दिन पहले की ये हालत है। यहाँ तो ये 6 महीने बाद पता नहीं क्या होगा। इधर आइए, मून रिसर्च हो गया। अब सुनो, लैंडिंग करने वालों में इंडिया का कौन सा रैंकिंग हो गया? 4था। थैंक गॉड। तो पहले 3 कंट्री का नाम बता दो। यूएस, रशिया, चाइना, चौथा तुम। हाँ, यूएस, रशिया, चाइना, चौथा तुम। अच्छा 1 मिनट, साउथ पोल पर उतरने वाले में रैंकिंग? थैंक गॉड, कहीं तो हमारे फर्स्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले हैं। ये बच्चा कुछ रैंकिंग है, थोड़ा सा याद रखना। भारत का अपना चंद्रयान 3 के कुछ फैक्चुअल डेटा रैंकिंग के बेसिस पर। तो जब 2016 में मंगलयान पर क्वेश्चन पूछा गया और एस्ट्रोसैट में पूछा गया, वहां पे रैंकिंग पूछी गई थी। एस्ट्रोसैट ने बोला हम तीसरे हैं, ना, एस्ट्रोसैट में हम 5वें थे। मंगलयान पे बोला कि हम दूसरे हैं, ना, मंगलयान पे हम चौथे थे। ये सारी चीजें इसलिए मैंने आपको एक एक रैंकिंग दिखाई है। क्यों? आपने पेपर नहीं देखा है, मेरे को सब देख कर आया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलते चलो, और आगे आ जाओ बच्चों, और आगे चलते हैं। ठीक है, इधर देखो। तो ये पहली कंट्री हो गई जिसने कहां उतरा है भाई? साउथ पोल पर। वो मैंने वहां ले दिया, साउथ पोल पर पहला वाला। अच्छा सुनो, अक्सर ये बात होती है कि हमारे जो मिशन होते हैं बहुत सस्ते भेजे जाते हैं, ये बात ठीक है। हमारा टोटल 615 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, ये भी ऑफिशियल आ रहा है जो रिपोर्ट, वही मैं बता रहा हूं। टोटल एक्सपेंडिचर जो इसमें कितना है? 615 करोड़। ठीक है, 615 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर माना जा रहा है। ठीक है, एकदम फैक्ट भी नोट डाउन, है ना। कीप दिस ऑल नोट डाउन। और सुनो बच्चों, चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो है, इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। चंद्रयान 3 जो है वो टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, टोटल 3 कंपोनेंट्स। और सुनो, इन 3 कंपोनेंट्स में बता दूं, आप सबको पता होगा, एक कंपोनेंट का नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है।
दूसरे कंपोनेंट का नाम यहां पे भी लैंडर ही है, वही लैंडर जो पिछली बार रह गया था। और तीसरा जो है सबको पता है प्रज्ञान यानी रोवर। ये तीन चीजें हैं यहां पर, है ना, ये तीन चीजें हैं यहां पर, ठीक है। और एक बात और बता दूं, कुल इनके अंदर, ठीक है, कितने पेलोड्स हैं। देखो बच्चों, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर टोटल पेलोड 1 लगाया गया है। सुनो, पेलोड 1 लगाया गया है। लैंडर के अंदर टोटल पेलोड जो है वो 4 लगाया गया है। रोवर के अंदर टोटल पेलोड जो है वो 2 लगाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 6 1 7, यानी मैं कह सकता हूं कि चंद्रयान 3 में टोटल नंबर ऑफ पेलोड की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। और ये सब पेलोड के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये सारे के सारे पेलोड्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सारे फैक्ट्स नोट करिएगा। चलो ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं। इधर देखो, चंद्रयान का मास मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 का जो पूरा मास है, इसका जो पूरा मास है वो मास कितना है? ओके, इसका जो मास है एवरीबॉडी नो, वो है 3900 किलोग्राम, वो है 3900 किलोग्राम मास। और सुनो, यहां पर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो मैं यहां ऊपर बता रहा था, ये देखो, प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो मास है वो है बच्चा 2148 किलोग्राम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मास कितना है? 2148 किलोग्राम। ये जो लैंडर है इसका है 1726 किलोग्राम, 1726 किलोग्राम। और ये जो रोवर है इसका टोटल मास है 26 किलोग्राम, ओके, 26 किलोग्राम। और मेरे ख्याल से इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते हो कि नहीं समझते, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आप सबने चंद्रयान 3 के केस में सुना होगा कि ये 14 दिन तक काम करेगा। कितने दिन तक? 14 दिन तक काम करेगा। 14 दिन तक इसलिए काम करेगा क्योंकि 14 दिन तक सूरज की रोशनी जो होगी वो मून पर पड़ेगी। जैसे हमारे पृथ्वी पर कितने घंटे के लिए सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है? मान लो 10-12 घंटे, है कि नहीं? इसका मतलब हमारा दिन जो होता है 10-12 घंटे होता है, और मून का जो दिन होता है वो 14 दिन का एक दिन होता है। किसका 14 दिन? पृथ्वी का 14 दिन इज इक्वल टू 1 दिन किसका? हाँ, यानी जैसे पृथ्वी का 24 घंटे में 12-12 मान लो दिन रात ना, वैसे ही उसका मान लो 14-14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। किसकी? मून की। तो वही मैं बता दूं, इस पूरे मिशन का जो ड्यूरेशन था वो एक्चुअल में कितने दिन का था? प्रोपल्शन थोड़ा लंबा काम करेगा ऐसा बोला गया, लेकिन जो लैंडर और रोवर होगा मिनिमम 14 दिन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। और ये बोला गया हो सकता है ये आगे भी काम करे, फिर 14 दिन अंधेरे के बाद फिर उजाला है, ठीक है। वो जो सोलर पैनल, अच्छा ये सब पावर का सोर्स क्या था इसमें? सोलर पैनल। तो भैया जब सन की लाइट होगी तभी सोलर पावर से बैटरी चार्ज होगी ना, तभी तो वो ड्रिल करके अंदर जाएगा, जमीन के सरफेस का वो टेम्परेचर मापेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन नीचे जमीन पर भेजेगा, तब हम लोग को पता चलेगा वहां पर क्या है। ये सारी कहानी थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, लैंडर और रोवर की डिस्टेंस ज्यादा नहीं थी, लगभग कहते हैं 400-500 मीटर शायद, क्योंकि इसमें जो फिर कनेक्शन होता वो नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था जो लैंडर को रोवर से जोड़कर रखते। नई बात समझ में आ रही है? और उनका जो सिग्नल था वो 300-400 मीटर तक ही हो सकता था। तो रोवर ये मत समझना कि लैंडर को छोड़ के बहुत दूर तक जा सकता ना, उसका संपर्क ही टूट जाएगा। इस हिसाब से उससे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैनेज किया गया था। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो, अब यहीं पर हम तुमको लिए, अच्छा एक मिनट, प्रोपल्शन मॉड्यूल को जो लगाया गया इसको फिर बच्चा उसी तरह जैसे ऑर्बिटर लगाया गया ना, इसको भी उसी तरह लगाया गया 100 किलोमीटर की हाइट पर इसको ऑर्बिटर नहीं बोल रहे हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्रोपल्शन मॉड्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। और सुनो, अब यहीं पर हम तुमको लिए चलते हैं कौन कौन से प्रोपेलेंट्स हैं, सॉरी प्रोपेलेंट कह रहा हूं, कौन कौन से पेलोड्स हैं जो लगाए गए हैं। पहले हम लिए चलते हैं ऐसा पेलोड जो कि किसमें लगाया गया है? आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल में। शुरुआत करते हैं, चलो मॉड्यूल्स है ना, प्रोपल्शन मॉड्यूल देखते चलो। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके, है ना, उसके कौन कौन से, ठीक है, पेलोड्स हैं। इसका एक पेलोड है जिसका नाम है शिप, एक पेलोड है जिसका नाम है शेप। अब भाई शेप क्या है? शेप का नाम होता है स्पेक्ट्रो, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर, है ना, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, अब चुपचाप लिखते रहे, बहुत मजेदार चीज है ये। हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ,
ठीक है, ये हमने लगाया मून पर, है ना, मून के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर, लेकिन ये करेगा किसकी स्टडी? मून की? ना 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 ना, ये स्टडी करेगा किसका? फ्यूचर एक्सोप्लैनेट। अभी देखना, फ्यूचर एक्सोप्लैनेट रिसर्च एंड सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब सर ये क्या हो गया? रुको, अभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये मैं सारी चीज अभी बताता हूं, रुको, पहले मुझे फैक्ट लिखने दो, क्योंकि जब एक बार समझाना शुरू करूंगा तो मेरे लिखाने का मन नहीं करेगा। चलो, पहला ये समझ में आ गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर जो प्रोपेलेंट है उसका नाम है शेप। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा लैंडर के बारे में। देखो बच्चों, लैंडर के अगर हम मॉड्यूल की बात करें, है ना, या लैंडर के अगर हम पेलोड्स की बात करें, तो लैंडर में पेलोड्स की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इसका पहला देखो, लैंडर का जो पहला है उसका नाम है चेस्टी। ए जो है वो स्मॉल लिखना है ना, CH और ए स्मॉल लिखना, ST कैपिटल लिखना, ऐसे ये स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। चेस्टी का पूरा नाम है, जैसे लिख रहा हूं स्पेलिंग गलती ना करना, ठीक है? चंद्रास सरफेस, बहुत मजेदार चीज है। अरे इसने तो कमाल कर दिया, रुका नहीं जा रहा है, लेकिन हम क्या बताएं, लिखना पड़ रहा है पहले। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ओके, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चेस्टी। ये क्या करेगा? ये मेजर करेगा भैया इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। अच्छा, ये थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, इसी ने बताया भाई देखो, मून के सरफेस पे 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बच नहीं पाओगे, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, है ना? और टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह की स्टडी बहुत सही। अब सुनो बच्चों, आगे चलते हैं और सुनो, अगला है जिसका नाम है इल्सा, ILSA, इल्सा का पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक, SEIS सिस्मिक एक्टिविटी, है ना, सिस्मिक एक्टिविटी। ये हो गया तुम्हारा इल्सा। इसका मुख्य काम जो है, सीधा लिख रहा है सिस्मिक एक्टिविटी, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा? सिस्मिसिटी, है ना, सिस्मिसिटी चेक करेगा, मतलब जो भूकंप वगैरह के जो खतरे हैं उसके बारे में बताएगा, है ना, ये भूकंप वगैरह के बारे में बताएगा। और अगला वाला जिसका नाम है रंभा, ठीक है, रंभा, मेनका, रंभा, ये सब तो हम पहले सुने थे पुराने जमाने में, है ना। अब देखिए ये सब भी नाम है, इसका नाम थोड़ा अजीब है ना, लंगूर से याद रहता है हमको, इसका नाम है लंगमुइर, है ना, लंगमुइर प्रोब, लेकिन जनरली लंगूरे याद आता हमको, अजीब सा नाम है, हम क्या करें, ठीक है। इसको LP, है ना, LP कहते हैं शॉर्ट में। रंभा का नाम है लंगमुइर प्रोब, है ना, लंगमुइर प्रोब। ये क्या करेगा? नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी चेक करेगा। ये नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी चेक करेगा, ये नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी चेक करेगा। और एक और है, हम तुमको बताए नहीं, जानते हो, चंद्रयान 2 को कहते हैं कि हम लोग डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं ली, इनडायरेक्टली वाले लिए। चंद्रयान 3 में कहा जाता है नासा और यूरोप दोनों की हेल्प हमने ली है। अब देखो, एक जो मैं पेलोड लिखने जा रहा हूं, जो हमने लैंडर पे लगाया ना, वो नासा से ही लिया है, जो भी मैं याद आ रहा है। इधर देखो, अभी याद आया, इधर जो 26 का नाम देखे, पैसिव लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर अरे, है ना, पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, ठीक है। ये क्या करेगा? लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज, ठीक है, लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज।
और ये लास्ट वाला जो है वो नासा का है, पहले बता दें तुमको, ठीक है बच्चों। यही है जो चौथा, जो ये हम लोगों ने नासा से लिया है। पर मेरे पास जो रिपोर्ट है ये सुनने में आया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा यूएसए दोनों ने चंद्रयान 3 में भारत का सहयोग दिया है। रोवर में 2 हैं, कहो तो जल्दी लिख डालें, फिर एक साथ सारा संभाल लें। देखो इसके मैं 7 पेलोड पढ़ा रहा हूं, रीजन आपको बता दिया है क्यों, ठीक है, क्योंकि यहां मैं एक भी रिस्क नहीं ले सकता। 7 पेलोड समझाऊंगा एक एक क्यों है क्या, ठीक है। इधर आओ बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला है रोवर पेलोड्स। अगला जो है वो है रोवर पेलोड्स। क्या है रोवर पेलोड्स में? एक है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक तो ये है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा जरा सुनो तो। दूसरा, अच्छा इसका पहले फीचर लिख देते हैं। ये क्या करेगा? केमिकल कंपोजिशन बताएगा मून के सरफेस का। सही बात है, ये सरफेस पे ही तो चल रहा है ना, केमिकल कंपोजिशन बताएगा। और केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ ये मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी बताएगा। वाओ, मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी बताएगा, बहुत सही। मिनरल की जानकारी भी देगा, बहुत सही। मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी बताएगा। और इसके बाद हम लोग चलेंगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो बहुत सारे रेयर एलिमेंट जो होते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन की स्टडी करेगा। आप लोगों ने सुना होगा सल्फर वल्फर क्या क्या ढूंढा गया है, ठीक है। थोड़ा अगर दिमाग पीछे ले जाओ तो ये सब चीजें किसी जमाने में मतलब पीछे न्यूज़पेपर में आ रही थी। अब इसमें क्या क्या कह रहा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, टिलीनियम, आयरन, ये सारा का सारा। और लूनर सॉइल और रॉक्स ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक्स। तो लूनर सॉइल और रॉक्स में ये सब चीजें हैं, तो इनके बारे में स्टडी करेगा। सारे फैक्ट लिख डालो। अब सारी चीजें हम तुमको लाइन से बच्चों समझा देते हैं। हो गया बच्चों? अब जरा इन चीजों को मैं एक बार समझाता हूं, समझो जरा एक एक चीज को। इसमें है क्या, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। शुरू करें। अरे भाई छोटा करेंगे। ये क्या आ गया? क्या था ये? क्या था ये? पैसिव। रुको, यहीं रुको। रुक जाओ। आओ भाई, आओ आओ और आओ। मिल गया। देखो बच्चों, यह है सारे के सारे 7 के 7 पेलोड एक ही जगह पे मिला। क्लियर है? नहीं है? अब जैसा है देख लो, यही है, ठीक है। अब देखो, एक तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, बहुत सही। एक लैंडर हो गया, बहुत सही। एक हो गया रोवर मॉड्यूल, सही। अब आपके सामने सारी चीजें हैं और आपके नोट्स आप एक कॉपी पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सुनो, समझो, हम बताते क्या। ऐसा है
कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो शेप है, समझो जो शेप है वो मून के सरफेस से दूर होगा। नहीं समझ आ रहा है? मून के सरफेस से तो 100 किलोमीटर के आसपास। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कुछ स्पेक्ट्रोमीटर मीटर टाइप की ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो क्या करेगा, किसी प्लैनेट वैनेट पे अगर जिंदगी है तो उसकी स्टडी कर लेगा। अब सर ये बताओ, हम मून से 100 किलोमीटर की दूरी पर शेप जैसे पेलोड को लगाकर किसी प्लैनेट पे जीवन की स्टडी कैसे कर सकते हैं सर? अरे भाई सुनो, जब सन की लाइट पृथ्वी पर आती है तो रिफ्लेक्ट करके कहां जाती है? मून तक। अरे भाई, जब सन की लाइट मून पर आती है वो भी तो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर आती है। रात में ऊपर लाइट दिखती है मून पे अपनी लाइट थोड़ी ना है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब ये लाइट्स किसी प्लैनेट्स पे या किसी सेलेस्टिकल बॉडी पे सन वन की स्टार की पड़कर जब रिफ्लेक्ट होकर आती हैं बच्चों, तो यहां पर डिफरेंट उनमें वेरिएशंस होते हैं वेवलेंथ के, और वो डिपेंड करता है उस जगह पर मौजूद जीव के ऊपर। अगर ह्यूमन है उसका वेवलेंथ कुछ अलग आएगा, पहाड़ है उसका अलग आएगा। तो यहां पर साइंटिस्ट ये आइडिया लगा लेते हैं इन एक्सोप्लैनेट्स में, इन जगहों पर जीवन की संभावना है। नहीं समझ में आ रहा है? ये सब भाई एक बहुत ही मतलब कमाल की स्टडी है। आप इतना ही रखिए। तो सर मतलब हमने जो मून पे लगाया है वो हम अपनी स्टडी के लिए लगाए, और क्या? इसका मून का कोई लेना देना नहीं इसकी स्टडी का। ये मून पे लगाकर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो वहां तक पहुंचेगा, उसके बेसिस पर किसी प्लैनेट पर, किसी ग्रह पर, किसी सैटेलाइट पर क्या करेगा? जीवन के बारे में पता लगाए। अब देखो क्या लिखा है, फ्यूचर एक्सोप्लैनेट रिसर्च एंड सर्च फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, है ना? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, तुम्हारे टेरेस्ट्रियल से अगर कहीं लाइफ है उसके बारे में जानकारी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब सर ये चेस्टी बताओ, ऐसा है हम तुमको बार बार बता रहे हैं, मून के सरफेस पे लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है, तभी तो लोग कहते हैं कि ये नासा का जो था वो कैसे उनका फ्लैग हिल रहा था। नहीं समझ में आई बात? फिर लोग कहते हैं कि जो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं है, और सबसे बड़ा खतरा मून पे क्या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो कितना खतरा हो गया सर? कैसे? आग बहुत ज्यादा आ जाएगी। अरे प्रभु, मान लो ये अर्थ है, इधर देखो ये अर्थ है, अब अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक शील्ड लगा हुआ है। तो जब होता क्या है, जब सन का गोले की जब हीट और प्लाज्मा मटेरियल इस पर आता है तो ये ऐसे भाग जाता है, ये ऐसे भाग जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पृथ्वी को बचा के रखता है। अब मान लो ये पृथ्वी की जगह मून हो गया और यहां ऐसा कुछ नहीं है, अब बताओ मून पे इसका प्लाज्मा उस्मा कितना ज्यादा आ रहा होगा? तो सर बात तो सही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मून पे नहीं बताया जा रहा है, नहीं रिपोर्टेड हो रहा है। और जब नहीं रिपोर्टेड हो रहा है तो ये तो फिर बड़ा खतरनाक हो सकता है सर। वहां टेम्परेचर प्लाज्मा का सन का ज्यादा आता है, बिल्कुल, और हमारे पृथ्वी पर भी आता है, लेकिन पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड उसको डाइवर्ट करके हमें बचा लेती है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहां देखो, इसलिए टेम्परेचर जो है 60-70 नहीं पहुंचने पाता है, मून पे जा रहा है। और सुनो, एक तो ये हो गया। तो इस तरह की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर जो मून के सरफेस पे है उसकी स्टडी करने के लिए। अब सर ये सिस्मिसिटी कैसे पता करेगा कि मून पे जो भूकंप आ रहे हैं उनके बारे में? अब सुनो, पहले तो यहां पे भी बहुत बड़ा ड्रामा है। अब सर ड्रामा कैसे है? देखो, भूकंप वहां आता है जहां पर अर्थ पे प्लेट होते हैं। अरे प्रभु, जब भूकंप आता है तो नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल क्या आता है? ये प्लेट उस प्लेट पे चढ़ गया और ये प्लेट उस प्लेट के ऊपर चढ़ गया, ये फोल्डिंग हो गया या फाल्टिंग हो गया और यहां पर अर्थक्वेक आ गया। ये जो बच्चे ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहां पर तो प्लेट मिलता है, लेकिन प्रभु चंद्रमा पर प्लेट है ही नहीं। सर अगर चंद्रमा पे प्लेट नहीं है तो फिर तुम अर्थक्वेक हो ही नहीं सकता। देखो बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुनो, फिर वहां अर्थक्वेक आया कहां से? वहां अर्थक्वेक ऐसे आता है कि जब अर्थ और मून एक दूसरे के आसपास आते हैं तो एक दूसरे को ढकेलते हैं, खींचते हैं, ढकेलते हैं, खींचते हैं, कुछ इस तरह का मूवमेंट चलता है। मतलब कुछ ऐसा, पूरी नौटंकी करने दो। ये है मून, ये है अर्थ, ठीक है? ये अर्थ, ये दोनों एक दूसरे के पास आते जाते, ये भागते हैं, ये भागते हैं, ये भागते हैं, ऐसे कुछ। तो जब भागते हैं तो इसकी वजह से ऐसा होता है, रुक जाओ एक और बनाता हूं। मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ये मून है, तो कभी ये आएगा ऐसे भागेगा, कभी ये आएगा ऐसे भागेगा, कभी आएगा ऐसे भागेगा,
कभी आएगा ऐसे भागेगा। तो ऐसे केस में जो अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है उसमें मून हिलता है। नहीं समझ में आया तो सॉरी, हम अच्छे टीचर नहीं हैं। खत्म बात, नहीं खत्म बात, खत्म बात है ना। ये जान लो कि ऐसे कुछ होता है, प्लेट ना होने के बाद भी हिलता है, इसको सिस्पेसिक, खत्म कहानी, ठीक है। हाँ, रंभा क्या होता है? कोई नहीं, एकदम सरफेस के नीचे टेम्परेचर की स्टडी। असल में देखो, हम एक बात बताते हैं, रंभा तो नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी चेक करता है, सरफेस के थोड़ा ऊपर, और ये चेस्टी तो एकदम मान लो एकदम घुस ही जाता है जमीन के नीचे। जानते हो जब लैंडर उतरा 23 अगस्त को, प्रभु उसके बाद उसमें ड्रिल मशीन था, वो क्या किया, चंद्रमा के सरफेस को ड्रिल करके नीचे चला गया। ज्यादा नीचे नहीं गया, सिर्फ कहते हैं कुछ ही मिलीमीटर, और कुछ ही मिलीमीटर नीचे जाके उसको बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर मिल गया। सर ये तो मजाक हो जाता है, थोड़ा मिलीमीटर ऊपर 60 डिग्री 70 डिग्री मिलता है, और थोड़ा नीचे उसमें आइस मिल गया, आइस मिल गया। सर इतना ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन? हाँ, अब लोग कहते हैं देखो क्या पता मून के नीचे पूरा बर्फ का ही बर्फ हो, बर्फ का बर्फ ही बर्फ हो। अभी नहीं तुम्हारा कितना बर्फ होगा। जो रिसर्च जो चेस्टी ने दिया है कमाल का है। सोचो अभी यहां पर 60-70 चल रहा है, कुछ 6 मिलीमीटर नीचे बहुत माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। माय गॉड, बोलो माय गॉड। सोच सकते हो ऊपर का कुछ मिलीमीटर, ये भी नहीं कि हम 200-400 फीट नीचे जा रहे हैं, हमारा 50 फीट नीचे जा रहे हैं। सोचो मिलीमीटर में 1 फीट भी नहीं हो रहा है। कुछ समझ रहे हो? सुनो अभी क्या क्या मिल रहा है, देखो अभी, ठीक है। सर ये तो कमाल हो गया सर, रंभा ने कमाल कर दिया, इल्सा ने कमाल कर दिया, चेस्टी ने कमाल कर दिया। ये क्या लूनर लेजर रेंजिंग स्टडी? अरे सुनो, हाँ ये भी बहुत अलग टाइप का है। ऐसा इसके बारे में बड़ा अजीब सी बात बोली जा रही है। ये अजीब सी बात क्या बोली जा रही है? ये बोला जा रहा है, और ये शायद वही नासा वाला, हाँ ये बोला जा रहा है, ये ऐसा है कि अर्थ और मून के बीच के एक्टिविटी को वॉच करेगा। अब ये सर अर्थ मून की एक्टिविटी क्या होती है, हम एक बात बताते हैं। जानते हो, सुनो सुनो अंदर की बात, पानी पे रुक जाओ। ऐसा कहते हैं जब आर्मस्ट्रांग वगैरह सब चंद्रमा पे गए थे तो वो सब वहां पर कुछ मिरर छोड़ के आए थे। क्या छोड़ के आए थे? मिरर। और मिरर छोड़ के आए, इससे क्या? अब भाई एक बात बताओ, अगर लाइट जो रोशनी होगी मिरर पे पड़ेगी तो लौट कर आएगी, और उसी मिरर की लाइट से जो सन की लाइट जब चंद्रमा पे पड़ती थी, उसी मिरर की लाइट जब अर्थ पे आती थी, वही लाइट और अर्थ के बीच का जो एफिशिएंसी था रोज चेक करते हैं। और उसी चेक करने के बाद वैज्ञानिकों ने कई साल बाद जाकर एक्सपेरिमेंट करके बताया, भाई देखो ऐसा है, मून और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी ये है। वो तेरेगी, तुम लोग का एक्सप्रेशन नहीं चेंज हुआ, फालतू में इतना एक्साइटेड होके बता रहे थे। तुम जाओ इसरो पढ़ो, तुम्हारे बस का नहीं है ना। खोज के पढ़ के इंटरेस्टिंग बना के साइंस टेक को बनाए हैं, एकदम फील करो। फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सुनो अभी सर, ये तो कमाल की चीज है सर। मून और अर्थ के बीच की एक्टिविटी, मतलब क्या डिस्टेंस चल रहा है, क्या स्पीड चल रहा है, कुछ इस तरह की घटनाओं के बारे में बताएगा कौन? पैसिव लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे। समझा ले गया हूं मैं, ठीक है। सोचो क्या क्या वैज्ञानिक दिमाग लगाते हैं। अब बताओ, हम कोई इंची टेप लेकर मून से अर्थ की दूरी बता सकते हैं? और हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा, इलिप्टिकल पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ तो है नहीं, लेकिन मिरर के बेस पे लोग बता दिए। और ये कई साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा कहते हैं। और कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस तरह की चीजें, मतलब हम भी नहीं सोच पा रहे, तुम लोग तो पता नहीं क्या हालत है, ठीक है चलोगे। अच्छा सर रोवर क्या? कुछ नहीं है, तो बहुत आसान सा सुनो। इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा बड़ा ही कर देखो, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही आपको साफ साफ कह रहा है। जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये बता रहा भैया, ये देखो मून के सॉइल सैंपल्स पे केमिकल कंपोजिशन क्या है, वहां पे मिनरल्स के कंपोजिशन क्या है, और यहां मून के सरफेस पे एलिमेंट कौन कौन से। देखो जो हमारी प्रायोरिटी है एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए जो पेलोड लगाया गया, ये लगा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, थिलियम, आयरन, ये सब की स्टडी करेगा। नई बात समझ में आई? आ गई?
अब जाकर हम चंद्रयान 3 पे अपने मुंह को बंद करेंगे, ठीक है। हाँ, जितना था हमने बता दिया, आगे कुछ थर्ड रवि सर आपकी हेल्प करेंगे, जब कुछ आपको बताऊंगा, जब जरूरत होगा तब। अभी चुपचाप छोड़ दीजिए। रोवर के पेलोड जो है उसके साथ जो है काम करना बंद कर दिए हैं। और क्या, जब बैटरियां नहीं चार्ज होगा तो क्या सिग्नल लाओगे, क्या काम करोगे? लैंडर के भी नहीं चल रहे हैं, है नहीं, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन नहीं मिला था, कई लोगों ने बोला हाइड्रोजन में मिला। बड़ा अजीब तरह का है, जैसे नहीं कुछ लोग कहते हैं देश आजाद हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं देश 2014 में आजाद हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा अजीब सा है कि नहीं? कहे रिसर्च कई तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हैं, थर्ड रवि सर पे भरोसा कीजिए, कुछ होगा आपको बताएंगे। कैलेंडर चल रहा है क्या, फिर रुक जाइए, ठीक है। अभी के लिए इसको इतने पे स्टॉप कीजिए। डेटा सेंड हुआ है, चीजें एनालिसिस हो रही हैं, समय के साथ और जानकारियां इसरो की तरफ से आएंगी और समय के साथ और चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी के लिए मुझे यहीं पर रोकिए और हम चलते हैं अगला मिशन, जिसको 2 सितंबर 2023 को हमने भेजा है, जिसका नाम है आदित्य L1। चलो चलो, ये भी बहुत टाइम लेने वाला है अगर हम बहुत मन से पढ़ाए तो, और अगर हमको तुम लोग डिस्टर्ब कर दिए तो 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आदित्य L1। चलो प्रभु, आदित्य L1। हाँ, आदित्य L1 आज एकदम चंद्रयान 3 दिख गया होगा ठंग से, और पर्पस दिखा होगा क्या क्या कर रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ, झूठा ही बोलो, नहीं समझ में आ रहा तभी बोलो हाँ, ठीक है। हाँ, अब चलो, अब देखो आदित्य L1 क्या है। पहले तो ये हम लोग जानेंगे, ये फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया है, भारत द्वारा सूर्य पर भेजा जाने वाला पहला मिशन है, ठीक है। तो फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया है, एकदम ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया, ये हमारा हो गया फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला सोलर मिशन हो गया, पहली चीज ये हो गया, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया, पहली चीज। और आगे सुनो, अब बात होती इसको भेजा कब गया, इसको भेजा गया बच्चा 2 सितंबर 2023। किससे भेजा गया? PSLV, एक बार चेक कर लेना, C57 है शायद, चेक कर लेना इधर एक बार। PSLV C57 से भेजा गया, इसको भेजा गया PSLV C57 से, ठीक है ना। किससे गया है? C57, ठीक है, एकदम चेक किए हो? हाँ ठीक है, एकदम सही है ना। अरे भाई रिस्क क्यों लें, PSLV कंसेप्ट पार्ट में आप लोग अभी मजा आएगा। वैसे भी ये सब नहीं आता, आप लोग जानते, एक आध बार आया, फिर भी 2016 वाला में जब एस्ट्रोसैट का क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोल दिया ये बताओ ये 1513 किलोग्राम है, 650 किलो, ऐसे पूछ दिया बताओ, तो एस्ट्रोसैट वाला। तो फिर हम थोड़ा डरते हैं, नाम इनका वेट मास वास सब लिखा दो, थोड़ा डिस्टेंस। जब एक आध दो क्वेश्चन ऐसा किया है तो हम क्यों ना पढ़ें, बता ही तो बच्चों को, पढ़ना होगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेंगे। अब बात ये होती सर ये बताओ इसको भेजा क्यों गया है। देखो इसको भेजा गया है सोलर मिस्ट्रीज के लिए। अच्छा, मतलब सूर्य के रहस्यों के लिए। थैंक गॉड आप समझ गए। अब सर इससे सूर्य के कौन कौन से रहस्य हैं, सोलर मिस्ट्रीज है, जिसकी हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। देखो बच्चों ये सन की मिस्ट्रीज की स्टडी के लिए भेजा गया। अच्छा सुनो कौन कौन सी मिस्ट्रीज है जरा समझाता हूं मैं। सी हियर, ठीक है, समझो कौन कौन सी मिस्ट्री। ऐसा है, तुमको एक बात बताता हूं, नासा कुछ चीजें को बता रखा है। नासा कहता है 2 से 3 साल में सोलर फ्लेयर हमारी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन वह छोटे होते हैं, और 9 से 10 साल के इंटरवल पर जो सोलर फ्लेयर आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और जो वो बहुत बड़े वाले सोलर फ्लेयर होते हैं जब हमारे अर्थ की तरफ आते हैं तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। और सोलर फ्लेयर पे क्या कर सकते हैं विश्वास नहीं करोगे, यूपीएससी ने मेरी बात सुन ली और 2021-22 में क्वेश्चन भी दे दिया। What about the impact of solar flare on Earth's surface? उन्होंने खूब सारे ऑप्शंस दिए, ठीक है ना।
सोलर फ्लेयर से क्या क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इस मिशन से जो सन की मिस्ट्रीज हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं थोड़ा मिस्ट्रीज लिख देता हूं क्या क्या है, सुनो। सोलर विंड है, सोलर फ्लेयर है, सोलर सुनामी है, सब लिख दे रहे हो है ना। सोलर विंड है, सोलर फ्लेयर है, सोलर सुनामी है, सोलर स्टॉर्म है, ये सब अजीब अजीब नाम जितने हैं सब एक जैसा। विंड, फ्लेयर, सुनामी, स्टॉर्म, इस तरह की घटनाएं जो सन से हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा। इवन इन सब की स्टडी के लिए बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि आपका हिलियोस मिशन भेजा गया है, जैसे आपका ये क्या नाम है तुम्हारा ये सोलो मिशन है, तुम्हारा ये भेजा गया, तुम्हारा पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया है। आगे भविष्य में देखो कह रहे हैं कि हम लोग ये क्या नाम है जी, पंच मिशन भेजेंगे, जिसमें दीपांकर बने जी हमारे इंडियन साइंटिस्टों को इन्वेस्टिगेटर बनाया नासा। तो जो कितने बड़े बड़े काम, वो सब भी ये चीजों का पता लगाएंगे भाई। सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, सोलर सुनामी, सोलर स्टॉर्म, ये सारी चीजें। और एक बात और बताऊं, ये सारी घटनाओं के पीछे अजीब अजीब सी चीजें हो रही। और यहां तक कि सोलर फ्लेयर से जो इंपैक्ट पड़ता है भाई, ये तो तुम्हारे पेपर का 2022 का है क्वेश्चन है, शायद 21 का नहीं है, 2022 का है। और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला सोलर फ्लेयर अगर आया तो जंगल में आग लग जाएगी। मान लेते हैं लग जाएगी, कभी कभी नहीं, हम लोग गांव गांव में घरों घरों में बुलाया था, सुनो आसमान से आग आया। ये झूठ नहीं बोला गया है, आसमान से आग आया मतलब सोलर फ्लेयर टाइप की चीजें आई हैं। नहीं समझ में आया? आपके यूपीएससी में पूछा पूरा जंगल में आग लग जाएगा। अरे भाई पूरा जंगल नहीं, कहीं कहीं हो सकता आग लग जाए। इंटायर करके वो ऑप्शन गलत हो गया था, मतलब पूरे पृथ्वी का जंगल एक साथ जल जाएगा सोलर फ्लेयर आए तो। अरे भाई किसी एरिया में उसका इंपैक्ट होगा ना, समझ आई बात? तो ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें, जो सैटेलाइट से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ, और नासा वार्निंग भी देता, पता नहीं किसकी किस्मत खराब है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, सोलर फ्लेयर आया, इंडिया का आएगा, अमेरिका का आएगा, पाकिस्तान का आएगा, पता ही नहीं है। इस समय जो टेलीविजन सिग्नल्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जीपीएस काम नहीं करेगा, टेलीविजन काम नहीं करेगा, हो सकता है किसी कंट्री का सैटेलाइट भी बर्बाद हो जाए। जब ये क्वेश्चन आया 2022 में, तो बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को एक ऑप्शन से पकड़ लिया था, और वो ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में लिखा था, कभी कभी देखो इसी को कहते हैं होशियारी। और बच्चा जो आईएएस बनता है उसको एक दो इंफॉर्मेशन नहीं पता रहता, गेस कर लेता है। उसमें ये लिखा था कि जो सुनामी है वो भी सोलर फ्लेयर की वजह से आता है। अब एक बात बताओ, सुनामी तो प्रभु जमीन के नीचे चलने वाला वो हीट कन्वेक्शन करंट है, जो समुद्र के प्लेट के नीचे चलने वाली हलचल है, उसका ऊपर वाले से क्या लेना देना? नहीं समझ आई बात? तो बच्चों ने कहा सेकंड वाला तो हो नहीं सकता, और जब सेकंड वाला हो नहीं सकता तो जिस ऑप्शन में सेकंड है वो गलत हो गया अपने आप। बाकी हमको ना समझ में आवे, एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड ऑप्शन नहीं था। कुछ लोगों ने पेपर खोला और उनको दिख गया है, मिल गया ना, और इसी होशियारी से बच्चों ने मार दिया। और मेरे पास आए, सब बोले सर मजा आ गया। कुछ आपने मेहनत कर दी और कुछ आपके बच्चों ने आईक्यू लगा दिया। कुछ तो आप बता दिए थे कि सैटेलाइट वेटेलाइट डिस्टर्ब हो जाएगा, आग वाग वाला, और कुछ सुनामी से हम पकड़ लिए। और कईयों ने बोला सर हमको दिमाग ही नहीं लगा पाना, सुनामी हो नहीं सकता, सुनामी जमीन के नीचे चलने वाला अर्थक्वेक है, वो समुद्र के उठाता है पानी, समुद्र के नीचे हुआ है, इसलिए हमने पकड़ लिया। कुछ लोग होशियार हैं, किताब खोल के तुरंत वो क्वेश्चन देख भी लिए होंगे और एकदम चेहरे पे एक स्माइल आ गई होगी, बताओ इस टीचर को क्वेश्चन पेपर याद है और ऑप्शन तक याद है। क्यों ना याद हो, क्योंकि हम ही तो हैं जो स्टैटिक पढ़ा रहे। ये बताओ सोलर फ्लेयर 22 में आया था, खुराफात क्वेश्चन। मैडम कह रहे दुनिया में ब्रह्मांड में आया था क्या पृथ्वी पर? नहीं, यूपीएससी में आया था। ये तो एक जनरल क्वेश्चन हुआ ना। अब देखो सोलर फ्लेयर हो सकता है तुम्हारे ज्योग्राफी वाले का है, हमारा क्वेश्चन है, उनको दे देना, हमको क्या फर्क पड़ता है। चलो और देख लेना ज्योग्राफी में उसको पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं, हम तो भैया साइंस टेक में पढ़ा दिए। चलो अब रुको अभी। अच्छा तो सर यहां कह रहे हैं इससे सैटेलाइट वटलाइट पे जो इफेक्ट पड़ता है एकदम सही। इससे अरे अरोरा जैसी घटना होती है, ज्योग्राफी में आता है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा सेंट्रियोलिस, ये सब अगर पढ़ोगे ज्योग्राफी में। यूनिवर्स चैप्टर किस सब्जेक्ट में आता है? ज्योग्राफी में। मैं ना पढ़ाने वाला भाई, तो मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने वाला। भले मैंने अपनी किताब में पार्टिकल फिजिक्स के पहले चैप्टर यूनिवर्स दिया है, मैं उसको याद नहीं कवर करता हूं, क्योंकि जिससे लियोंग हो या फिर एनसीईआरटी की क्लास 6-8 की एनसीईआरटी बुक हो, ज्योग्राफी में ही यूनिवर्स दिया हुआ है। अब सुनो, ये सारी चीजें हो गई बहुत सही। अब सुनो आदित्य L1 में हम लोग करने क्या वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मिला जुला के हम लोग
L1 के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये बताओ आदित्य L1 का पर्पस समझ में आया? लॉन्च हो गया है और कहां भेजने वाले हैं L1 क्या है, थोड़ी इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके जो भी अपडेट हैं वो आगे आपको थर्ड रवि सर देंगे। क्यों सर? जब तक आप वीडियो पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, तब तक आदित्य जो है वो रास्ते में जा रहा है। तो अभी का आज का अपडेट क्या है? आदित्य जा रहा है। 1 मिनट रुकिए, इंटरनेट आएगा तो आपकी किस्मत है, नहीं आया तो हम नहीं जोड़ेंगे, आपकी किस्मत है। इंटरनेट आ रहा है इसलिए एंजॉय कर लीजिए। आदित्य L1 कहां तक पहुंचा है जल्दी बताओ। आदित्य L1 वेयर रीच्ड नाउ? आदित्य L1 वेयर रीच्ड नाउ? वेयर रीच्ड नाउ स्पेलिंग नहीं पता देख लीजिएगा, सही सही लिख रहे हैं गलत है। वेयर रीच्ड नाउ? आदित्य 1 वीक एगो 1 मंथ एगो जावेगा वेयर वो तो कहा, इसरो का अपडेट देख लेते हैं। चलिए, हम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। आज कौन सा दिन चल रहा है? आज के हिसाब से जो है वो हम लोग अभी 25 सितंबर मान लेते हैं। आन असेसमेंट अभी कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, बस कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिएगा, सिर्फ उन्होंने बता दिया कि 2 सितंबर को हेल्दी लॉन्च हो गया है। पहला सोलर ऑर्बिटरी है जो अपनी जर्नी की शुरुआत कर चुका है, सन के L1 में भेजा जाएगा। आदित्य L1 PSLV-C50 मैंने आपको इसरो की साइट बता दिया, इससे ज्यादा आपको कहीं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो थर्ड रवि सर का वेट करें अभी। और सुनिए, आपको थर्ड रवि सर ही समझा पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि सेकंड रवि सर आपको क्लास में पढ़ाए हैं ना, सॉरी फर्स्ट रवि सर पढ़ाए हैं ना, और सेकंड रवि सर का तो इंफोग्राफिक से जो आप किताब में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कौन अच्छे समझा पाएगा? हम ही, क्योंकि तरीका हमारा ही है, तो उसी को तरीके को जोड़ लीजिएगा। बोलो हाँ और सही। अब बच्चों इसको अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, छोड़ दीजिए चुपचाप। इसका कंट्रोल उंट्रोल कहा STRC कुछ भी नहीं है, टाइम मत बर्बाद कीजिए। L1 आइए हम लोग थोड़ा L1 पे बात कर लेते। चलो भाई, इसरो थोड़ी देर बाद। डिजिटल बोर्ड होने का फायदा, बहुत बढ़िया। तुरंत चेक करो आज का क्या अपडेट है ना मजेदार। और आप लोगों को ये पता है कि रवि सर हमेशा लास्ट तक अपडेट कराता है। आदमी नहीं पता? मेरी क्लास में बच्चा इसलिए भी बैठता है, 2 साल पुराना भी मौका मिल जाता है, ये हर साल कुछ ना कुछ अलग पढ़ा देता है। ये वो टीचर की तरह नहीं आता वही लेकर अपना ब्रह्मास्त्र वही बार बार चल रहा है। इसका हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है कि नहीं आता है? बच्चा मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको मौका मिले। इसीलिए जो बच्चा इस साल नहीं सेलेक्ट होता, अगले साल फिर से किताब लेता है, अगले साल फिर से हमारी किताब क्लास पढ़ता है और हमारी ही क्लास करता है। आपको बता दूं, चाहे साइंस हो चाहे, हम आप तुमको स्टैटिक के साथ करंट जोड़ देते हैं। और सुनो, स्टैटिक में भी हम बहुत सारा बदलाव कर देते हैं। आप किताब उठा के देखिए, आपको दिख जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉरी हम लोग आदित्य L1। हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं, इधर देखो। ये हुआ हमारी पृथ्वी, ये हुई हमारी पृथ्वी, बहुत सही। ये हो गया बच्चों हमारे अर्थ का ऑर्बिट, बहुत सही, 36,000, एक्सीलेंट। ये हो गया हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया सन। चलो सबको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा ऐसे, और थोड़ा घुमा देते हैं। जो घूमेगा नहीं, घुमा देते नहीं घूमेगा, कोई बात है ना, कोई बात है ना। ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन। सुनो, ये अर्थ का अर्थ इतना छोटा सा है, ये तो ऑर्बिट हम दिखाएं, कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे हो? अर्थ बहुत छोटा ऑर्बिट दिखाए। देखो ऐसा होता है कि यहां पर ये बोला गया कि हम पृथ्वी से इस सैटेलाइट को लगभग यहां भेजेंगे, जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, और ये डिस्टेंस होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो कहां भेजने वाले हैं? 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन इक्वल टू होता है बच्चा 10 लाख, यानी पृथ्वी के सरफेस से हम इसे 15 लाख किलोमीटर की हाइट पर भेजने वाले हैं। समझ में आ रही बात? भेज दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो 1.5 मिलियन किलोमीटर की हाइट पे जो हमने इसको भेजा है, अब पहले तो बात होती है L1 पॉइंट है क्या। अब यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा ब्रह्मांड बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशंस आपको बताऊंगा, उनको मैं एनरिच कराऊंगा, चीजों को समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? इधर आओ। पहले तुम लोगों को मैं एक वैज्ञानिक का नाम बताता हूं। वैज्ञानिक नहीं, एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है लैग्रेंज। एक बार देख लेना, क्या पता स्पेलिंग थोड़ा प्लस माइनस हो रहा हो, मेरे ख्याल से यही है, ठीक है।
एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम था लैग्रेंज। भारत के नहीं है, कंट्री का नाम दिमाग से उतर रहा है। आर श्योर? मैं श्योर नहीं हूं, आप लोग के बीच में कह देता हूं फ्रांस। आई एम नॉट श्योर, ठीक है। हमको थोड़ा पता नहीं, फ्रांस, इंग्लैंड पता नहीं क्या आ रहा है, ऐसे कुछ तो यूरोप का ही कोई है ना, चलेगा दिमाग। चलो फ्रांस का रहा होगा, ठीक है। लैग्रेंज बच्चा एक एकदम सुनो, ठीक है, सर के ऊपर यही है तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन, पता ही नहीं पता तुम लोगों को? यही है, यही पेपर का क्वेश्चन L1 आएगा, L1 L2 करके वही पूछ देगा, है ना? यही है, यही थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देना। लैग्रेंज जो है एक मैथमेटिशियन थे। इस गणितज्ञ ने ये बताया, ठीक है, इस गणितज्ञ ने, इस मैथमेटिशियन ने ये बताया कि भैया देखो, इस अर्थ और सन के बीच में एक बड़ी स्पेसिफिक जगह होती है। वो स्पेसिफिक जगह जो है कुछ स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक जगह जो होती है कुछ स्पेसिफिक होती है। अब ये स्पेसिफिक जगह कुछ स्पेसिफिक जो होती है, क्या अर्थ और सन के बीच होती है? ना, ये सारे के सारे सेलेस्टिकल बॉडी के बीच में ऐसी कुछ होती है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये बताओ, लैग्रेंज क्या 15 लाख किलोमीटर गए थे? फालतू बात नहीं। आज तक सबसे ज्यादा दूर अगर कोई गया है तो कौन गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, वो गया है, ठीक है। हाँ, फिलहाल नील आर्मस्ट्रॉन्ग इससे ज्यादा दूर गया है। नहीं, सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो 3,84,000 गया ना, मून तो उतना ही है। ये तो 15 लाख की बात कर रहा है, आज तक कोई नहीं गया है। हम क्या गलती किए हैं? हम मैथमेटिक्स जोड़ रहे थे, हमको लगा 1.5 लाख लिखा हुआ, दिमाग से उतर गया मिलियन है वो, हम ही तुमको बताए हैं। तब आप लोग हमको सोच रहे हैं रवि सर गलत बोले हैं। हम ना बताए, तुमको तो पता ही नहीं था कि 1.5 भी है। सबको मौका चाहिए रवि सर को जलील करने का, क्योंकि रवि सर बार बार करते हैं, एक बार मौका मिला हम रवि सर को कर लें। अच्छा चलो इधर सुनो, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर वैसे ही पढ़ाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे थे? L1। देखो ऐसा है, लैग्रेंज जो एक मैथमेटिशियन था, इसने मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे एक बड़ी अच्छी बात बताई। क्या बताया? ये बताया इस ब्रह्मांड में दो सेलेस्टिकल बॉडीज के बीच में, अंतरिक्ष में कुछ ऐसी जगह होती हैं, और वो स्पेसिफिक जगह उसने अपने मैथ्स के दम पर निकाला। वो वहां तक कोई गया नहीं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स की कमाल। अरे भाई, अगर आज मैथमेटिक्स नहीं होता तो तुम लोग को ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे। जीरो से ही बताए ना ब्रह्मांड। सर आर्यभट्ट कैसे बताए जीरो इक्वल टू ब्रह्मांड? उसके लिए वेट करो, जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन एक चीज हम हिंट और कर दिए, अच्छा आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन थे, और वो भी जीरो के आधार पर ही ब्रह्मांड के बारे में बताए। लैग्रेंज भी मैथमेटिशियन है, ये भी कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग करके ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है। गया कोई नहीं, ना आर्यभट्ट ब्रह्मांड में गए, ना तो लैग्रेंज। लेकिन कमाल का सब्जेक्ट है कौन? मैथमेटिक्स। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जो लोग ज्योतिष वोतिष के पास जाते हैं, वो भी तुम्हारा गुड़ा भाग करके मैथमेटिक्स इतना डिग्री इक्वल टू इतना 4 मिनट इक्वल टू इतना करके 2025 में पूरा IAS का योग है। क्योंकि जो बृहस्पति है और जो ये क्या नाम है, वो एक ही घर में बैठे हुए हैं दोनों, सूर्य। और जब बृहस्पति और सूर्य एक घर में बैठे हैं तब भैया आप बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और अगर मंगल आ गए तो पक्का देखेगा IPS का योग है, और अगर वीनस आ गया तो शादी साल हो जाएगी। ये सर आपको ये सब आता है, फालतू बात नहीं, ठीक है। सुनते सुनते हम लोगों से पूछते पूछते जान गए थोड़ा बहुत। अच्छा ये नहीं होता है इंटरेस्ट, अच्छा फिर हम फिर मतलब हो गया फालतू बात। चलो तो सर अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? शुरू हो जाते हैं, सुनो, हो गया थोड़ा हंसी मजाक। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लैग्रेंज ने बोला ऐसे पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट है बच्चा 5 पॉइंट्स उन्होंने बताया। 5 पॉइंट उन्होंने बताया, L1, L2, L3, L4, L5। पहले मैं आपको वो पॉइंट बताता हूं। अरे रुको, उस पॉइंट पे जाने के पहले एक चीज और बताने दो। ब्रह्मांड में कुल 4 नेचुरल फोर्सेस होते हैं, समझो अभी। ओके, यूनिवर्स इज इंटायरली मेड अप ऑफ 4 नेचुरल फोर्सेस, है ना। ब्रह्मांड कुल 4 प्राकृतिक बलों से मिलकर बना हुआ है। ये प्राकृतिक बल मतलब प्रकृति में मौजूद बल हैं। कहां से आए किसको पता? प्रभु प्रकृति है तो हम क्या बताएं, प्रकृति कहां से आई किसी को पता है? आई। अच्छा सर, ये कौन कौन से 4 नेचुरल फोर्सेस हैं? सुनो, एक है बच्चा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सही।
एक आया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो ब्रह्मांड में कौन कौन से फोर्स है ना। तीसरा जिसको हम कहते हैं भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा कहते हैं भैया वीक फोर्स। चौथे को हमने बोला वीक फोर्स। एक आया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आया स्ट्रॉन्ग फोर्स, और चौथा आया वीक फोर्स। ये ब्रह्मांड जो है कुल 4 बलों से, 4 फोर्सेस से मिलकर बना है। बताओ अब देखो ये सब कहां से आए नहीं पता। कुदरत है, नेचर है, भगवान है, ईसा मसीह है, खुदा है, गुरु नानक देव है, अल्लाह है, और कौन है जी, और कोई धर्म बच गया, ईसा मसीह है, सब हो गया, यही लोग लाए हैं। नहीं समझ, अपना अपना मान लो, जो लोग मानते हो यही लाए अपना, ठीक है। हम ये कह रहे हैं अब नेचुरल फोर्स में क्या रीजन बताया जाएगा, यही लाए अपना, ठीक है। अच्छा तो ये चारों जो नेचुरल फोर्स हैं बच्चा, ये ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और इसी चारों फोर्स से जो ब्रह्मांड में मौजूद है बच्चा ब्रह्मांड है ना। द यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 नेचुरल फोर्सेस। ये याद रखना, पार्टिकल फिजिक्स से पूछूंगा और नहीं उत्तर दिए इतना जोर से बिगड़ूंगा, समझ रहे हो ना। चेहरा मार देख लो कितना जोर से, अभी दिख रहा होगा एक्सप्रेशन है ना, इतना जोर से बिगड़ूंगा तुम उस समय मतलब समझ नहीं पाओगे कि अचानक सर का फ्यूज इतना तेज क्यों उड़ा है। भाई सही बात है, हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, पागल हैं क्या, एक एक चीज 3-3 बार आपको पढ़ाएंगे। सोच रहे हैं कि एकदम चीज सिखा दें इन लोगों को, कुछ नहीं पता। अब बताओ आज तुम लोगों को पता चला, बताओ तो झूठ बोल दो कि पहले पे पता था, पहले उनको पता होगा जो हमको सुने होंगे। कुछ नहीं आता तुम लोग, इधर आओ, झूठ ना बोलो, बहुत इंटेलिजेंट नहीं आए हो, हमारी क्लास में कोई इंटेलिजेंट नहीं, हम ही है बस, इधर आइए, है ना। सब अपने आप को इंटेलिजेंट बना के, यही तो प्रॉब्लम है आज। अब सुनो एक मिनट, अब हो गया, थोड़ा सीरियस होते हैं। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये जो 4 फोर्सेस है ना, ये एक्चुअल में इसके अलावा कुछ और भी फोर्सेस होते हैं, मैं लिख रहा हूं, जैसे कोरियोलिस फोर्स है, सुनना, जैसे कोरियोलिस फोर्स है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सब प्रकृति में रहने वाले फोर्सेस है। ये सब बच्चा प्रकृति के फोर्सेस हैं, ये सब नेचर में है। और ये सारे के सारे फोर्सेस जो होते हैं, जो L1 पॉइंट है ना, लैग्रेंज वाला पॉइंट, ये ऐसी जगह है जहां पर ये फोर्सेस बैलेंस में आ जाते हैं। ये सारे फोर्सेस प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जोड़ रहा हूं, ये सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ जाने की वजह से यहां पर सैटेलाइट को रखना बहुत ही अच्छा है। और यहां पर रखना इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां सैटेलाइट एक बैलेंस में होता है, जिसकी वजह से यहां पर सैटेलाइट पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, और ना तो सैटेलाइट को किसी तरह का एक फ्यूल लगाना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस यहां पे मेंटेन होता है, और यहां पे आसानी से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता है। और इस L1 पॉइंट पे जो ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं हेलो ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर आता है। ये सारी चीजों के बारे में लैग्रेंज पॉइंट में बताया गया है, और मैंने बोला ऐसे बैलेंस पॉइंट एक नहीं होते हैं, कुल 5 होते हैं, और मैं 5 पॉइंट का भी पिक्चर बताऊंगा, समझो। अभी ये बताओ यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई हैं, ठीक है। तो ये L1 पॉइंट क्या है, L1 पॉइंट एक्चुअल में आपसे पूछेगा व्हाट इज द L1 पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ L1 पॉइंट, आदित्य मिशन में L1 पॉइंट पर क्यों भेजा गया। तो पहला तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है जिसके बारे में लैग्रेंज नामक मैथमेटिशियन ने बताया है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ नेचुरल फोर्सेस जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि कोरियोलिस, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये एक बैलेंस में आ जाते हैं, है ना, बैलेंस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ना तो इधर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो इधर का, और बीच में टंग जाती है एक चीज, फंस जाती है, टंग जाती है, और कह लो कि ये अपनी जगह पर वहीं पर मेंटेन रहती है। कहने का मतलब कि अगर सन के चारों तरफ अर्थ चल रहा है तो समझ जाओ यहां पर फंसा हुआ है, ये भी ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब अगर मान लो बच्चा ये तुम्हारा अर्थ है और ये ऐसे है ना, तो जैसे जैसे अर्थ ऐसे चारों तरफ घूम रहा होगा वैसे वैसे ये भी इसमें फंसा होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है। और ये ऑर्बिट क्या कहलाएगा, हेलो। ये कमाल की जगह है, और यहां पर कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर किसी सैटेलाइट को किसी एनर्जी के साथ घुमाने की जरूरत नहीं है, उस जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये सारे मैथमेटिक्स की देन। और प्लस ये ऐसी जगह है जहां पर ऐसा बैलेंस है जहां पर सन का कोई एक्लिप्स भी नहीं आएगा, मतलब कोई ग्रहण भी नहीं होगा। इसकी वजह से इस पे सोलर पैनल्स वगैरह हर टाइम सन की लाइट को ग्रहण भी करेंगे। नहीं समझ में आई बात,
समझ आगे बात। इस पे कोई अब इस पे हम नहीं जाएंगे, कैसे एक्लिप्स नहीं आएगा, क्यों ऐसा ऐसा, क्या पॉइंट है, ये सब मैथमेटिक्स में प्रूव है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर हम लोग लगाने वाले और देखते हैं आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और यहां से सन को फोकस करेगा, देखते हैं किस तरह से रिजल्ट देने वाला है, किस तरीके से हमें बताने वाला है। यहीं पर हम बच्चों तुम लोग को एक चीज और दिखा देते हैं, जब इंटरनेट है तब तो एंजॉय करो क्लास को, तब भी लगेगा कि हाँ मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें आप लोग देख रहे हो। देखो यहां में आदित्य L1 है ना, L1 पॉइंट, ओहो कैपिटल लेटर नहीं है, छोड़ो, L1 पॉइंट POIN। देखो बच्चों ये देखो पिक्चर आएगी, उसमें 5 पॉइंट आपको दिखेगा। इमेज देखो, इस इमेज में आपको कुल 5 पॉइंट दिख रहे हैं, यार देखो देखो आपको इस पिक्चर में कुल 5 पॉइंट दिख रहे हैं क्या? वेरी गुड। इधर देखो बच्चा, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, ये हमारा मून है। ये क्या है, ये हमारा आदित्य नहीं है, गला घोट दूंगा मैं, ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये L2 लिखा है। और यहां से ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर पर, L1 पे, यहां पे क्या है, आदित्य। अब कुछ समझ में आ रहा है? असल में मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाह रहा था जेम्स वेब के बारे में। जेम्स वेब पे आप देखो 2022 का मेंस का क्वेश्चन भी है। सर जेम्स वेब कब पढ़ाओगे? बाद में। लेकिन जब मैं L1 पढ़ाता हूं आदित्य, तो वहीं बता दूं कि L2 भी एक जगह होती है जहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप लगाया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप वही है जो कनाडा, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप वही है जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का इंप्रूव्ड, मतलब ये इसका उम्र खत्म, अब ये टाइम, क्योंकि जब तुम्हारे पेपर में उन्होंने पूछा था 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रिडेसेसर कौन है, तो भैया इसके प्रिडेसेसर वाला पहला जो था वो हब्बल स्पेस था। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप 15 साल से ज्यादा काम कर चुका है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को हमने 500, 400, 590 या कितने किलोमीटर की हाइट पे लगाया था। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो बच्चा पृथ्वी से अपोजिट साइड मैं सन के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, मैं 1.5 मिलियन किलोमीटर, यह भी फिर 1.5 है, नहीं समझ में आ रहा है ना? ये 1.5 मिलियन किलोमीटर पे लगाया गया है। और ये आगे हम आपको बताएंगे पीछे की तरफ क्यों लगाया गया। एक लाइन में भी सुन लो, उधर की तरफ इसलिए लगाया गया कि इसको सन की रोशनी कम चाहिए। और सन की रोशनी कम चाहिए क्योंकि इसके अंदर बच्चा इंफ्रारेड सेंसर का यूज किया गया है। और इंफ्रारेड जो होता है वो वेरी लो टेम्परेचर पर काम करता है। किस पे? वेरी लो। और सन की तरफ होगा तो सन की रोशनी का इफेक्ट होगा, और यहां तक सन की रोशनी के लिए बैरियर का काम ये सब कर जाएंगे, तो यहां पर सन की रोशनी कम पड़ेगी। ठीक है, और कम चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और सुनो, इसके बाहर तो ऐसा कहते हैं कि मान लो ये हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके बाहर एक अम्ब्रेला टाइप की कवरिंग है। इतनी बड़ी कवरिंग है जितना कि फुटबॉल के पिच के बराबर एरिया होता है। माय गॉड, कहीं से सन की रोशनी वहां ना पहुंचने पाए, टोटली प्रोटेक्टेड है। कुछ इस तरीके का इंफ्रारेड सेंसर। और ये कमाल का काम करने वाला है। ये क्या करने वाला है? ब्रह्मांड की जो ओरिजिन हुई है लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व, 13.6 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थियरी। बताऊंगा मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स, बिग बैंग थियरी से ब्रह्मांड कैसे आया, वहां से लेकर आज तक ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं में जो चीज चाय तो चाहिए है ना, जो चीजें हुई है ब्रह्मांड में, जो ओरिजिन, मतलब समझ गए, वो सारी चीजों की जानकारी लेगा और हमें ये समय में पीछे ले जाएगा। सर हम समय में पीछे जाएंगे? बस इससे ज्यादा नहीं, जब वो समय आएगा तो बताएंगे, अभी ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी कंट्रोल करते हैं। हम लोग L1 पढ़ रहे हैं कि जेम्स वेब पढ़ रहे हैं? देख लो, फालतू बात नहीं, जब वो आएगा तो बताऊंगा। अब सुनो, इसी अभी क्यों बता दें, कौन है बता दें, उल्टा सीधा हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, उधर की तरफ खिचड़ी हो जाएगा। रुको, अभी सीक्वेंस मेरी हिसाब से चलिए। आपको तो भी नहीं पता था L2 क्या, कौन था? आपको तो L2 भी नहीं पता था। इधर आइए, अब सुनो, L3 L4 ऐसे कुछ ये भी है, बस खत्म कहानी। हमको सिर्फ एग्जाम में ये जानना और ये जानना, दोनों का रीजन बता दिए क्यों। हाँ, अब बहुत बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अब हमारा खत्म हुआ कौन? आदित्य L1।
अब हम चलते हैं फ्यूचर मिशन ऑफ इंडिया। हरी डालो, फ्यूचर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, जो हम भविष्य में भेजने जा रहे हैं। देखो, फ्यूचर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, इतना कुछ है बताने को, क्या बताएं। फ्यूचर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। फ्यूचर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। पहले तो मैं एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूं और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा देता हूं। सब नहीं पढ़ना है, फालतू काम नहीं करेंगे, ठीक है। सुनो बच्चों, एक तो हमारा फ्यूचर स्पेस मिशन है जिसका नाम है, ये बताओ क्या हमको नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार फिर से पढ़ाना पड़ेगा? बोलना नहीं, बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके समय में आएगा ये 24-25 जब भी देखा जाएगा, ठीक है। 25-26 रुकिए अभी। अच्छा, निशार के बाद जो अगला है हम लोग पढ़ेंगे क्या? गगनयान। बहुत सही। गगनयान के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? मंगलयान 2। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे मंगलयान 2। अगला शुक्रयान, अगला लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कुछ ऐसा है ना। ये है मिशन जिसको हम लोग चंद्रयान 4, इंडिया और जापान, ऐसा कुछ न्यूज सुनने में आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब हमारे पास इंटरनेट है तो मैं चंद्रयान 4 डाल ही दूं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा सर हिप हॉप क्या था। ओहो, चंद्रयान 3 में हिप हॉप क्या था? अब सर ये हिप हॉप क्या होता है, कोई बताएगा? क्या था? जंप करके नाम बोलो, स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। HIP HOP, और भी कुछ था। हिप हॉप चंद्रयान 3, अच्छा ऐसा कुछ, फालतू बात नहीं, ठीक है। देखो ऐसा है, ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं? होपिंग। हाँ भाई, हमको नाम ही वो हम सोचे कि बच्चे याद दिला देंगे, वो भी हमारे पे हाँ बोल दिए। हम चालाक बन रहे थे, ये लोग भी। होप है ना, होपिंग, होपिंग। हाँ रुक जाओ, होपिंग आ जा प्रभु, इस बार आ जाना, धोखा नहीं, है ना। होपिंग दिया ही नहीं रहा भाई, होप है ना। सुनो ऐसा है, हम अगर किसी का YouTube दिखाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे, हम सीधा इंटरनेट पे आपको दिखाएंगे होपिंग। देखो ऐसा है, चंद्रयान 3 में एक चीज रह गया, होपिंग के बारे में बताना जरूरी था। उसके बाद फिर फ्यूचर मुझे अचानक याद आ गया, बहुत अच्छी चीज है। देखो ऐसा है, चंद्रयान 1 में चंद्रयान 1 में हम लोगों ने मून इम्पैक्ट प्रोब का एक्सपेरिमेंट किया था कि आगे भविष्य में लैंडर उतारेंगे। चंद्रयान 3 में भी हमने कुछ ऐसा किया है जिससे आगे के मिशन में हम पूरा करेंगे। अरे भाई ऐसे समझ जाओ, जो जवान पिक्चर आई है उसमें नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने के लिए उन्होंने अंत में बोला चलो हम लोग को स्विस बैंक में, स्विस में कुछ काम है, चलते हैं। जैकी श्रॉफ और अंत में जो शाहरुख खान होते हैं, वो लोग उस मूवी की एक कड़ी को और जोड़ देते हैं, अब चलो अगला मिशन पूरा करते हैं। नहीं समझ में आई बात। एक सीक्वल बनाने के लिए मूवी का अंत में एकदम मतलब मूवी खत्म ना करके उसमें कोई हिस्सा छोड़ दीजिए, जिस हिस्से को हम लोग आगे अगर जवान 2 बनाना चाहे तो जोड़ लें। समझ में आई बात। अब हम वही कह रहे हैं, ऐसा है कि अगली बार जो हमारा भविष्य में चंद्रयान होने वाला है, मैं चंद्रयान 4 की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद जो चंद्रयान मिशन होने वाला है उसमें भारत कुछ नया करने वाला है। क्या करने वाला है? सुनने में आ रहा है वहां की मिट्टी उठा के लाएगा।
सर मिट्टी उठा के लाने के लिए क्या करेगा? मिट्टी को उठा के लाने के लिए प्रभु वो जो लैंडर अपनी जगह पे था वहां से उसको उठना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? जब उठेगा तब तो वहां से हटेगा। तो लास्ट में जब उसका समय खत्म हो रहा था तो उसको कुदा के वहां से हटाने की कोशिश की गई, और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था एक्चुअल में कि कल को भविष्य में अगर वहां से डिटैच करके वहां से हटाना है तो कैसे लाना पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी, उसका एक एक्सपेरिमेंट था। समझा ले गया हूं? यानी जवान मूवी का ये सीक्वल है। ओहो, चंद्रयान 3 का ये सीक्वल है। देखो ऐसे सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं इंडिया में, जो कूद भी जाए और समझा भी दे। कूद कूद के पढ़ाना पड़ता है, बताओ, पूरा मजाक। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो मैं करता हूं कि हर बच्चे के समझ में आ जाए। जिसका टेक्नोलॉजी नहीं, अगर उसको मैंने टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन करा दिया तो सही बता रहा हूं, पूरा रिवार्ड आपको आईएएस में हम ही को मिलना चाहिए। वो कोई नहीं मिलेगा, हमको पता है, हमने तो कोचिंग किया ही नहीं। रवि सर कौन है? साइंस टेक लास्ट के 10 पन्ने का नोट्स पढ़ के गए थे हम। महाराज सारी मेहनत में पानी फेर दिया। जाओ, अरे रुको, हम लोग ढूंढ रहे थे चंद्रयान 3, कहां रह गए? चंद्रयान 4, इधर आओ। देखो बच्चों, चंद्रयान 4 की जो चर्चा है, चंद्रयान 4 की जो चर्चा है ये है, देखो ये देखो ये, ओहो देखो, नेक्स्ट मिशन टू मून इज विद जापानीज मोर ऑफ चंद्रयान। देखते हैं, और इस मिशन का नाम क्या रखा है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स। तुम लोगों को क्या लिखना है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, है ना? इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ल्यूपेक्स। अगली तैयारी जापान के साथ 24-25, और इसी इंडिया जापान को चंद्रयान 4 कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। 50-50 हो गया ना, तुम्हारा 100% थोड़ी ना हो गया। लेकिन कुछ लोग इसको चंद्रयान 4 का नाम कहने जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ इसरो इज प्रिपेयरिंग फॉर वन मोर लूनर मिशन। दिस वन इज कोलैबोरेशन विद जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। मिशन इज कॉल्ड वेल, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अभी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, इसका नाम है ल्यूपेक्स, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, क्लियर, ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अच्छा, इसके बाद बच्चा यहां पर एक चीज और है, निशार हो गया, गगन हो गया, मंगलयान 2 हो गया, शुक्रयान हो गया, और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं है। अब हम सीधे आते हैं स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया, भारत का अपना स्पेस स्टेशन। और पता ही होगा ये 2019-20 के मेंस का क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो सब भी अभी लगेगा धीरे धीरे। ये सारी लिस्ट आप उतार लेना, ईयर का कोई प्लस माइनस लोचा नहीं है, कब होगा कुछ पता नहीं है, ठीक है, बट ये सब भविष्य के हैं। निशार देखो 2021-22 से ही चिल्ला रहे हैं, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। अब देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है, देखते हैं कब क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा एक मिनट, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा इतने सारे में से बच्चों देखो, निशार इंपॉर्टेंट, गगनयान इंपॉर्टेंट, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट। तो सर यहां हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं, बिल्कुल, तो हम यहाँ 2 पढ़ेंगे, बिल्कुल, और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? गगनयान। चलो बच्चों, गगनयान। आ जाओ, देखो गगनयान में पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स को लिखेंगे जो कि जरूरी है। सबको पता है कि भारत का पहला मानव रहित मिशन है, यानी फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया। यह भारत का पहला मानव सहित मिशन है,
फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला मैन्ड मिशन हो गया। सो फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया, तो भारत का पहला मैन्ड मिशन हो गया। गॉट इट, फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं गगनयान। अच्छा एक बात और, अच्छा वैसे भी फर्स्ट मैन होगा, इट विल बी, आई थिंक यू गाइज नो वेरी वेल, ठीक है, इट विल बी, गॉट इट, है ना, यह भारत का पहला मैन मिशन होगा, गॉट इट, मानव मिशन होगा, ठीक है। सो इट विल बी फर्स्ट मैन मिशन। तो गगनयान, और सुनो और सुनो और सुनो, ठीक है, गगनयान में और सुनो। So it will be first manned mission of India। जानते हो इंडिया विल स्टैंड द फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में चौथी राष्ट्र बनने जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया विल स्टैंड फोर्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो हम दुनिया में चौथी कंट्री बनने जा रहे हैं। आफ्टर है ना, नहीं बचा, पहला रशिया है, पहला यहाँ पे रशिया है, दूसरा यूएस है, तीसरा चाइना है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बच्चा याद होगा, यूरी गगरिन एक बंदा आता था, हेलमेट लगाया होता था, क्लास 5 की किताबों में देखो उस बंदे का, आजकल तो बच्चों की क्लास 2 की किताबों में उसकी फोटो बनी हुई है कि नहीं। यूरी गगरिन लिखा होता था, रशियन था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, है ना। चंद्रमा पर तो नील आर्मस्ट्रांग था, अंतरिक्ष में जाने वाला जो यूरी गगरिन था वो अंतरिक्ष में गया था। अंतरिक्ष 100 किलोमीटर के बाद कहना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बन लाइन, पता है ना, ठीक है। तो ये यूरी गगरिन, तो दुनिया में पहला हुआ रशिया, दूसरा हुआ यूएस, तीसरा चाइना, चौथा एक्सपेक्टेड है इंडिया। वैसे सुनो, जापान भी जोर शोर से लगा हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं अभी के लिए, लेकिन हम यही बोलेंगे इट विल बी, है ना, हमारे दुनिया में चौथी कंट्री बन जाना है। देखते हैं फाइन। तीसरी चीज, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ फैक्चुअल होंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा हमें जानना होगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो डेट था 15 अगस्त 2018 को हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी, है ना, आगे आने वाले जो आजादी का अमृत महोत्सव यानी जो 2022 हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब तक हम भारत का पहला मैन मिशन सफल बना चुके होंगे। पर कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट डिले है, अभी देखते हैं 24-25 तक क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी 24 बोला जा रहा है ना, अगर कुछ होता है आगे चलकर तो इसे करंट अपडेट्स आपको और दिए जाएंगे। तो अभी के हिसाब से आपको 24 बोला जा रहा है, और आगे कुछ हुआ तो थर्ड रवि सर आपकी हेल्प करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। साइंस टेक है, इसमें अपडेशन जरूरी होता है, एग्जाम के टाइम में आपको करंट अपडेट्स जानने हैं। तो यह हो गया 2024 में इसका टारगेट ईयर डिसाइडेड है।